नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक चल रही है। सचिवालय में हो रही इस बैठक में करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसमें 50 बेड से कम अक्षमता वाले नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी मिल सकती है। और देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और ताजा अपडेट्स के लिए। नवीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट का मंथन जारी है। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आज मंजूरी कैबिनेट प्रदान कर सकती है? जी रितेश, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में करीब 11 बजे यह बैठक शुरू हुई है। अभी बैठक लगातार जारी है। इसके साथ ही सूचना यह भी आ रही है कि लगभग 1 दर्जन जो प्रस्ताव हैं उस पर मोहर लग सकती है। तमाम सारे विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह दिल्ली से भी लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं यह चर्चा भी हो सकती है कि यूसीसी पर कुछ बातें और चर्चाएं हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम सारे मुद्दे रखे गए हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में मानसून की जो दस्तक है वह हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से कार्यों को किया जाए कि किसी को भी परेशानी ना आने पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम सारी बैठकों में निर्णय हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निर्णय हो सकता है, और अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो इन सब विषयों पर भी निर्णय हो सकता है। साथ ही पर्यटन सीजन भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पर्यटन को किस तरीके से और बढ़ाया जाए, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाए, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लगभग 1 दर्जन जो प्रस्ताव हैं उस पे मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई है और कहीं ना कहीं सभी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है। और साफ तौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी कहा था कि जो भी अधिकारी कर्मचारी या कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं वह अपने विभाग का पूरा लेखा जोखा तैयार करके आए और तमाम सारी तैयारियों के साथ आए, विषयों को तैयार करके आए, क्योंकि उत्तराखंड के जो विकास को लेकर चर्चाएं होंगी तो कहीं ना कहीं बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि बैठक को तमाम सारी तैयारियों के साथ ही आए और जो प्रश्न है उसे सुचारू रूप से कैबिनेट के बीच में रखा जाए। नवीन, जिस तरह से हम भी लगातार देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो पॉलिसीज हैं जिसको मंजूरी कहीं ना कहीं आज कैबिनेट के माध्यम से दी जा सकती है, चाहे वो कैडर अलग से बनाना हो विशेषज्ञ डॉक्टरों का, या फिर ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी का प्रस्ताव हो। इसी प्रकार से और भी कई ऐसे विषय जैसे कैथ लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनको लेकर क्या कुछ तैयारियां विभागों की ओर से की गई हैं? मंजूरी के साथ किस तरह से इसे अमल में लाया जाएगा? रितेश, निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रस्ताव हैं, चाहे तमाम सारे प्रस्तावों की बात की जाए तो इन प्रस्तावों को साफ तौर पर ये कहा गया है सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों के साथ आए। कैबिनेट के बाद ही पता चल पाएगा कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन जो प्रस्ताव हैं इन पे मुहर लगने की संभावनाएं हैं। अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है और प्रस्तावों की बात कैबिनेट के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यह कैबिनेट है महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मानसून सीजन भी शुरू हुआ है। तो इस बैठक में तमाम सारे विषयों पर चर्चा होगी, मानसून में किस तरीके से काम किया जाए और शैक्षिक क्षेत्र को किस तरीके से बढ़ाया जाए, तमाम सारी व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त करा जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल नवीन, कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण आज की पूरी बैठक कहीं ना कहीं रहने वाली है और इंतजार इस बात का करना होगा कि कैबिनेट में किन प्रस्तावों पर आज मंजूरी धामी कैबिनेट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आपको बता दें कि करीबन 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर आज चर्चा और मंजूरी प्रदान की जा सकती है उत्तराखंड कैबिनेट की ओर से, जिसमें ड्रोन पॉलिसी का मसला है, तो साथ ही साथ स्पेशल कैडर डॉक्टरों का, इन तमाम चीजों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण आज की पूरी बैठक। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी का ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। यह बड़ी खबर धारचूला की दारमा घाटी में बादल फटने की खबर सामने आई है। पुल बहने से 200 गांव की आवाजाही बंद हो गई। चल गांव में लैंडस्लाइड हुआ है और जिसके चलते रास्ता बंद हो गया। भारी मलबा बोल्डर आने से मार्ग बंद हुआ है। पैदल पुल ट्रॉली मलबे के चलते कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, ध्वस्त हुए हैं चीजें,
वो आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लोगों को किस तरह से बचाया जा रहा है। बादल फटने से किस तरह तबाही यहां पर आई है और करीबन 200 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी आवाजाही बंद हो चुकी है इस बादल फटने की घटना के चलते। और रास्ते पर भारी मलबा आया है, ट्रॉली मलबे के चलते ध्वस्त हो गई है, पैदल पुल ध्वस्त हो गया है, जिसके चलते लोग अपने अपने गांव नहीं जा पा रहे। धारचूला की दारमा घाटी है ये, जहां पर यह पूरी घटना पेश आई है। मॉनसून लगातार चल रहा है और मॉनसूनी बारिश में मानसून के चलते किस तरह से जो गतिविधियां बढ़ रही हैं वो नुकसान पहुंचा रही हैं। आम जनमानस का जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं हो रहा है इन तमाम चीजों के चलते। दारमा घाटी में बादल फटा है और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो पानी है वो आया है, मलबा साथ आ रहा है। भारी मलबा मोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया है, 200 गांवों का जो आवागमन है वो बंद हुआ है। पैदल पुल, ट्रॉली, ये तमाम चीजें ध्वस्त हो गई बादल फटने की घटना के चलते, भारी बारिश और साथ ही साथ पानी के साथ जो मलबा आया है उसकी वजह से। उत्तराखंड में साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 7 स्थानों का चयन किया गया है। इसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरभोज शामिल है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन करने के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि अगले साल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। उससे पहले प्रदेश में स्पोर्ट्स को किस तरह से और मजबूत बनाया जाए, खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मिले और ज्यादा से ज्यादा खेल खिलाड़ी कर सकें, इसके आदेश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी से एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां चोर गालियां में ताश के पत्तों की तरह गाड़ी बह गई है। चोर गालिया से मामला सामने आया है। शेर नाला में उफान आने के चलते गाड़ी बही है तेज रफ्तार पानी में। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि जो कार चालक था उसकी जान बाल बाल बची है। पहाड़ों में बारिश के कारण शेर नाला उफान पर है और जिसके चलते ये गाड़ी बह गई। चोर गालिया में ताश के पत्तों की तरह बही है गाड़ी। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हमने आपको बताया किस तरह से इससे पहले अलग अलग जगहों पर बरसात के चलते लोग परेशान हैं, कहीं पर बादल फटने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो अब देखिए जो शेर नाला है वो किस तरह से उफान पर है। ये खौफनाक मंजर पानी का दिखाई दे रहा है, जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती और जो रास्ते में आता है उसे ये पानी, ये मूसलाधार पानी बहा कर ले जाता है। कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि जो गाड़ी में सवार शख्स था, चालक था, उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई है बाल बाल। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते लगातार जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर हैं और इसके चलते लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। इन तस्वीरों में आप दूर की तरफ देख सकते हैं किस तरह से यह सफेद रंग की गाड़ी बहती नजर आ रही है। काफी दूर से इस पूरे वीडियो को शूट किया गया है। हालांकि राहत और गनीमत इस बात की रही कि कार चालक बचा। योगेश शर्मा हल्द्वानी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। योगेश, जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही खौफनाक नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं पानी की जिस तरह से रफ्तार है, मूसलाधार पानी लगातार बह रहा है और इसके आगे किसी की भी नहीं चलती और तस्वीरों में भी कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है, गाड़ी बहती चली जा रही है। देखिए रितेश, साफ तौर से बता दूं, पिछले 24 घंटे से जिले में लगातार बरसात जारी है, जिसके चलते आज एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। यहाँ चोरगलिया के शेर नाले में पानी का तेज उफान है, जिस पर एक गाड़ी निकाल रहा था। गाड़ी कुछ देर बाद बंद हो गई, जिसमें वो जो चालक था वो उतर के बाहर आया। उतनी देर में पानी का बहाव और तेज बढ़ा, जिससे वो गाड़ी पूरी तरीके से बह गई। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना होने से टल गई। गाड़ी तो बह गई, लेकिन उसके अंदर जो उसका चालक था वो कहीं ना कहीं पहले ही उतरकर बच गया। तो एक बड़ी घटना होने से जिले में अब तक बच गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिले में
23 सड़कें अभी भी बंद बताई जा रही हैं और जिले में 22 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। जी योगेश, निश्चित तौर पर यह घटना पेश आई, हालांकि गनीमत रही कि चालक की जान बची है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कहीं पर बादल फटने की खबर आ रही, कहीं पर भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। ऐसे में लोगों का जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसको देखते हुए नदी नाले पूरी तरीके से उफान पे हैं। पहाड़ हो या तराई का क्षेत्र हो, सभी जगह मूसलाधार बरसात लगातार जारी है। इसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं, रस्तों को पार कर रहे हैं। शेर नाला पहले से ही उफान पर आता है, जिस पर पहले भी कई सारी घटनाएं हो चुकी है। उसके बावजूद भी पुलिस ने वहां पर ट्रैफिक रोक है, जिसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से कई बार हादसे भी हो रहे हैं। आज ये बड़ा हादसा होते होते बच गया। इसके अलावा हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी खैरना के पास बार बार बंद हो रहा है। भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ने आज सभी स्कूलों में छुट्टी की हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि कुमाऊं को जो जोड़ता है हल्द्वानी के काठगोदाम के पास गुलाब घाटी, वहां पर भी मलबा गिर रहा है। कई सारी ऐसी घटनाएं जानकारी मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको सबसे बड़ी खबर ये दे दूं कि मानसून के चलते जो पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश हो रही है, कई जगह मलबा आ जा रहा, उससे आधी कैलाश यात्रा 2 महीने के लिए स्थगित कर दी है। तो सबसे बड़ी खबर यही है, अगले 2 महीने के लिए आधी कैलाश यात्रा पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल योगेश, लोगों को समझना होगा कि जान है तो जहान है, जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान पर ना बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं ग्राउंड पर, लगातार बारिश और बारिश के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं खौफनाक दिखाई दे रहे हैं, इन तस्वीरों में भी हम समझ पा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में खेती के दौरान किसान की मृत्यु होने पर आश्रितों को 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। इसके साथ ही किसानों के लिए कृषि उपहार योजना भी जल्द शुरू करने का फैसला हुआ है। बैठक के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि और कहा कि कुमाऊं मंडल की तर्ज पर कृषि योजनाओं के प्रचार के लिए गढ़वाल मंडल में भी एक मोबाइल वैन चलाई जाएगी। कृषि उपहार योजना के लिए 10 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। आज बोर्ड की 36वीं बैठक यहां पर आयोजित की गई, जिसमें जो किसानों के लिए हम छोटी छोटी सड़कें बनाते हैं 1297.31 लाख के निर्माण कार्य का उसमें किया गया। कई और फैसले किसानों के हित में किए गए। जो किसान कार्य करते हुए दुर्घटना किसी सांप काटने वजह से किसानों की मृत्यु जाती थी, पूर्व में उनको 1.5 लाख रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया। इसी प्रकार जो हमारे इस योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक वैन अभी हमारी कुमाऊं में चल रही है, एक वैन की व्यवस्था और हमने अभी गढ़वाल के लिए की है, जिसके लिए 10 लाख रुपए का बजट की व्यवस्था हमने की है। 6 साल जो उसको लागू कराने के लिए नवीन योजना कृषि उपहार योजना उसको लागू किया जा रहा है। इसके लिए भी बजट में 10 लाख का प्रावधान हमने किया है और किसान को उसकी उपज को रखने के लिए अभी हम 3 कोल्ड स्टोरेज, एक आराकोट में, एक विकास नगर में, एक मंगलौर में बनाने जा रहे हैं। आराकोट वाला पूर्व स्वीकृत है, उसकी लागत लगभग 13 करोड़ रुपए है। उधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल हल्द्वानी नगर निगम पहुंचे, जहां प्रेमचंद्र अग्रवाल का मेयर सहित पार्षदों और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया और इस दौरान मंत्री प्रेमचंद्र ने महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से लाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नगर निगम की बनाई गई मैनी सेना के कार्यों की भी सराहना की। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों को इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें।
हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी बरसात की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। नैनीताल जिले में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं नैनीताल जिले में भूस्खलन की वजह से 23 सड़कें भी बंद हैं। तो भारी बारिश के चलते डीएम ने जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। इसके साथ प्रशासन के सभी अधिकारी भी बरसात को लेकर पूरी तरह अलर्ट हैं। इसमें खैरना सबसे मेन थी, जो थोड़ी देर तक बाधित रही थी, उसके बाद जो उसको खोल दिया गया है। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात की गई थी। गुलाब घाटी में बीच में पत्थर गिर रहे थे, वहाँ पे भी फोर्स लगाई गई और उसके बाद जेसीबी से उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो पानी भारी मात्रा में बाढ़ है, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार अनाउंस किया जा रहा है और ऐसे लोग जो किनारे रहते हैं उनको अलग जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। अभी जनपद में लगातार अलग सभी स्थानों पर लगभग रुक रुक कर बरसात हो रही है। कभी हल्द्वानी में भी मॉर्निंग से काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है। आज एक तो विद्यालयों की छुट्टी इसको के दृष्टिगत करी गई है। साथ ही जो हमारे सड़कें सब बराबर भूस्खलन इत्यादि के कारण या मलबा इत्यादि के कारण बंद हो रही हैं, उनको खोलने के लिए विभागों को तत्काल रिस्पॉन्स करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्सर तहसील और खानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धनपुर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े स्थानीय नेताओं ने पीसी की है आज, जिसमें बीजेपी के मौजूदा मंडल अध्यक्ष मनोज पंवार और पूर्व मंडल अध्यक्ष चरण सिंह पंवार सहित सहकारी समिति के पूर्व निदेशक नकली सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई संगठन समर्थकों की संयुक्त अध्यक्षता में की गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक का विरोध किया है। तो वहीं बीजेपी के खानपुर मंडल अध्यक्ष मनोज पंवार ने कहा कि मौजूदा विधायक के कार्यकाल के दौरान एक भी विकास कार्य नहीं हुआ था कि हमारे विधायक उमेश कुमार जी ने परसों 3 तारीख में नगला इमरती गांव में बोला कि यहाँ पर 20 साल से चैंपियन साहब विधायक रहे, 9 साल से सांसद रहे निशंक जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं विधायक जी कि यहाँ जितना भी काम किया, जितना विकास का काम किया, यहाँ चैंपियन साहब नहीं किया। उन्होंने वहाँ एक बयान दिया कि मेरे से पहले 20 साल विधायक रहे और 9 साल से सांसद रहे, उन्होंने यहाँ कुछ कार्य नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विधायक जी से कि आप बताएं आपने क्या किया है। आप विधानसभा खानपुर से विधायक हैं, आपको 2 साल होने को जा रहे हैं। आप मुझे कोई एक उपलब्धि विधानसभा खानपुर के लिए बता दें कि आपने ये कार्य किया है। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले में डूबते हुए कांवड़ियों के लिए जल पुलिस देवदूत साबित हो रही है। गंगा में नहाते समय तेज बहाव में आने से एक कांवड़िए की हाथी पुल के नीचे चेन पकड़कर फंसे होने की सूचना पर जल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कांवड़िए को सुरक्षित बाहर निकाला। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो सावन का महीना है और इसमें कांवड़ी चलते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी पेश आती हैं। लेकिन इस बीच जो जल पुलिस है वो किस तरह से देवदूत बनी है, उसने जान बचाई है कांवड़िए की। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। विकास, आखिरकार ये क्या घटना थी और किस तरह से जो जल पुलिस है वो लोगों की जान बचाने का काम कर रही है? रितेश, देखिए मैं आपको बताऊंगा, हमने हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेला हमने चरम पर है। वो लगातार लाखों की संख्या में जो शिव भक्त वो लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इसके बाद जो शिव भक्त गंगा में स्नान कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो एंगल को पार कर रहे हैं वो गंगा जी के तेज भाव में जो है बह भी रहे हैं। लेकिन इसको देखते हुए जो जल पुलिस है, जो एसडीआरएफ की टीम है, लगातार देवदूत बनकर जो है जो शिव भक्त डूब रहे हैं उनको बचा रही है। तो ऐसा में जो है आज कांगड़ा घाट पर सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जिस तरह जो है कांवड़िया डूब रहा था उसकी आज जान बचा गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस के द्वारा उसको जो वहां पर जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट वहां पर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से जो कांवड़ियों की जान बचाई जा रही है उसको लेकर जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे वो भी जो पुलिस की सराहना कर रहे हैं, पुलिस की जो तारीफ कर रहे हैं। इसको लेकर अब तक जो है 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़ियों की जो जल पुलिस से देवदूत बनकर जान बचा चुकी है। यही वजह है कि लगातार जो सराहना है वो कहीं ना कहीं की जा रही है जल पुलिस की, जो इस वक्त देवदूत की भूमिका में दिखाई दे रही है।
बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरह शिव भक्त लाखों की संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे, कहीं न कहीं मां गंगा में स्नान कर जो है अपना कावड़ को जो गंगा जल भरकर जो हमने करते हुए वो रवाना हो रही है। लेकिन जो कावड़ी है, जो शिव भक्त जो गंगा में स्नान कर रहे हैं, हालांकि कुछ जो गंगा जी के तेज धारा में बह जाते हैं, हालांकि जो जंगल पार करके स्नान करते हैं, तो ऐसे में जो सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। हर जो घाट पर जो वहाँ पर डायरेक्ट कितने जो पुलिस वहाँ पर मुस्तैद की गई, लेकिन अब तक जो है एक दर्जन से ज्यादा जो है शिव भक्त जा चुके हैं। डायरेक्ट टीम कहीं न कहीं लगातार मुस्तैदी के साथ वहां पर विकास और पूरी टीम मुस्तैदी के साथ तैनात है। यही वजह है कि लोगों की जान समय पर बचाई जा रही है, लोगों को बचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।